नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा, तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर दिखेगा क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो कि बीए एग्जाम में काम करेगा। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस के अंदर जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बता दूं कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको लघु प्रश्न दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बताऊंगा, तो आप इस वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखिएगा ताकि आपको दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में पता चल सके। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व के प्रमुख साधनों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। यानी कि पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जो केंद्र और राज्य है, केंद्र और राज्यों के बीच जो राजस्व है, केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व के प्रमुख साधनों का संक्षेप वर्णन करना है। यानी कि जो केंद्र और राज्य है, यहाँ पर दोस्तों केंद्र और राज्यों के बीच जो राजस्व है, राजस्व के प्रमुख साधनों का संक्षेप वर्णन करना है। यानी कि जो राजस्व है, राजस्व के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको राजस्व के प्रमुख साधनों क्या करना है, राजस्व के प्रमुख साधनों का संक्षेप वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, राजस्व न्यायालय पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यानी कि दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जो राजस्व न्यायालय होता है, यहाँ पर दोस्तों राजस्व न्यायालय के ऊपर क्या करना है, राजस्व न्यायालय के ऊपर आपको संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बताइए। यानी कि जो उच्च न्यायालय होता है, यहाँ पर दोस्तों उच्च न्यायालय के जो भी क्षेत्राधिकार होते हैं, यहाँ पर दोस्तों आपको उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, राज्य विधानमंडल की शक्ति और कार्यों का वर्णन कीजिए। यानी कि चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि जो राज्य विधानमंडल है, यहाँ पर दोस्तों आपको राज्य विधानमंडल की शक्ति हो और उसके कार्यों का वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के संबंधों का उल्लेख कीजिए। यानी कि पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि जो राज्यपाल होता है और जो मंत्रिपरिषद होता है, इन दोनों के बीच क्या संबंध होता है। यहाँ पर दोस्तों आपको राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच संबंधों का उल्लेख करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है वर्णन कीजिए। यहाँ पर दोस्तों छठा क्वेश्चन कह रहा है कि जो भारतीय राष्ट्रपति का चुनाव होता है, भारतीय राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, इसके बारे में आपको वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या आप समझते हैं कि भारतीय संविधान एक कठोर संविधान है, कारण सहित उत्तर दीजिए। यानी कि सातवां क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो भारतीय संविधान है, क्या भारतीय संविधान एक कठोर संविधान है, अगर कठोर संविधान है कि नहीं है, इसके ऊपर क्या करना है, इसके ऊपर आपको कारण सहित उत्तर देना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का क्या महत्व है। यानी कि दोस्तों आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का क्या महत्व है। यहाँ पर दोस्तों आपको नीति निर्देशक तत्वों का महत्व बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका नौवां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को संक्षिप्त विवेचना कीजिए। यानी जो भारतीय संविधान है, यहाँ पर दोस्तों आपको नौवें क्वेश्चन के अंदर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की संक्षिप्त विवेचना करना है। यानी कि भारतीय संविधान में जो भी मूल कर्तव्य है, यहाँ पर दोस्तों आपको भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की संक्षिप्त विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, नेहरू रिपोर्ट 1928 की प्रमुख सिफारिशें क्या थी। यानी कि 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो नेहरू रिपोर्ट है, नेहरू रिपोर्ट 1928 की कौन कौन सी प्रमुख सिफारिशें थी। यहाँ पर दोस्तों आपको नेहरू रिपोर्ट 1928 की प्रमुख सिफारिशों के बारे में आपको बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपको 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, कैबिनेट मिशन योजना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यानी कि 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो कैबिनेट मिशन योजना है, यहाँ पर दोस्तों आपको कैबिनेट मिशन योजना पर क्या करना है, कैबिनेट मिशन योजना पर आपको संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, 1885 से 1905 ईस्वी तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यक्रम को नोट कीजिए। यानी कि 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो 1885 से लेकर के 1905 ईस्वी तक जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यक्रम है, यहाँ पर दोस्तों आपको 1885 से लेकर के 1905 के बीच में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यक्रम हुए थे, उन कार्यक्रम क्या करना है, उन कार्यक्रम का आपको वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके अनुसार राजा के कर्तव्य बताइए। यानी कि 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो भीष्म पितामह है, यहाँ पर दोस्तों आपको भीष्म पितामह के अनुसार क्या करना है, भीष्म पितामह के अनुसार आपको राजा के कर्तव्य बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्राचीन भारतीय चिंतन की प्रमुख विशेषताएं बताइए। यानी कि 14वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो प्राचीन भारतीय चिंतन है, प्राचीन भारतीय चिंतन की कौन कौन विशेषता है। यहाँ पर दोस्तों आपको प्राचीन भारतीय चिंतन की प्रमुख विशेषताओं के बारे में आपको बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, आदर्श नागरिकता के गुण लिखिए। यानी कि 15वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो आदर्श नागरिकता है, आदर्श नागरिकता के कौन कौन से गुण हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको आदर्श नागरिकता
देके गुण लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्ति बताइए। यानी कि 16वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो राष्ट्रपति है संकट काल में राष्ट्रपति की क्या शक्ति है। यहाँ पर दोस्तों आपको राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्ति के बारे में आपको बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 17वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अनुच्छेद 356 का वर्णन कीजिए। यानी कि दोस्तों अनुच्छेद 356 जो है यहाँ पर दोस्तों आपको अनुच्छेद 356 क्या करना है, अनुच्छेद 356 का वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 18वां क्वेश्चन दिया हुआ है, चुनाव सुधारों में आने वाली बाधाओं पर टिप्पणी लिखिए। यानी कि 18वां क्वेश्चन कर रहा है कि चुनाव सुधार होता है, चुनाव सुधार में आने वाली जो भी बाधा है यहाँ पर दोस्तों आपको चुनाव सुधार में आने वाली बाधाओं पर टिप्पणी लिखना है। तो दोस्तों ये टोटल आपके 18 क्वेश्चन हो गए जो कि आपके लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। अब दोस्तों आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, राष्ट्रीय जागृति की क्या अभिप्राय है, भारत में राष्ट्रीय जागृति के उद्भव के उत्तरदायी कारणों का उल्लेख कीजिए। यानी कि पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जो राष्ट्रीय जागृति है, राष्ट्रीय जागृति का क्या मतलब है, राष्ट्रीय जागृति क्या अभिप्राय है। यहाँ पर दोस्तों आपको सबसे पहले राष्ट्रीय जागृति का अभिप्राय बताना है। उसके बाद आगे कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय जागृति के उद्भव के उत्तरदायी कारणों का उल्लेख कीजिए। यानी कि भारत में जो राष्ट्रीय जागृति है, यानी कि भारत में राष्ट्रीय जागृति के उद्भव के उत्तरदायी कारण है। यहाँ पर दोस्तों आपको भारत में राष्ट्रीय जागृति के उद्भव के उत्तरदायी कारणों का आपको उल्लेख करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, शांति पर्व में दंड नीति की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। यानी कि दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो शांति पर्व है, यहाँ पर दोस्तों आपको शांति पर्व में जो दंड नीति है, यहाँ पर दोस्तों आपको शांति पर्व में दंड नीति की अवधारणा की व्याख्या करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, 1935 के भारत सरकार के अधिनियम पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए। यानी कि 1935 के जो भारत सरकार अधिनियम है, यहाँ पर दोस्तों आपको भारत सरकार के अधिनियम को क्या करना है, 1935 के भारत सरकार के अधिनियम पर क्या करना है, एक संक्षिप्त निबंध लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय संविधान में उल्लिखित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की समीक्षा कीजिए। यानी कि चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान में जो उल्लिखित राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, यहाँ पर दोस्तों आपको भारतीय संविधान में उल्लिखित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों क्या करना है, नीति निर्देशक तत्वों की समीक्षा करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है, उसके अधिकारों एवं कार्यों की विवेचना कीजिए। यानी कि पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है। यहाँ पर दोस्तों आपको भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में बताना है और उसके अधिकारों एवं कार्यों की विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, संसद में कानून निर्माण प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। यानी कि छठा क्वेश्चन कह रहा है कि जो संसद है, यहाँ पर दोस्तों आपको संसद में जो कानून निर्माण की प्रक्रिया है, यहाँ पर दोस्तों आपको संसद में कानून निर्माण प्रक्रिया का वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, उच्च न्यायालय के संगठन व कार्यों का परीक्षण कीजिए। यानी जो उच्च न्यायालय के संगठन है और उच्च न्यायालय के जो कार्य हैं, यहाँ पर दोस्तों आपको उच्च न्यायालय के संगठन व कार्यों का करना है, उच्च न्यायालय के संगठन व कार्यों का परीक्षण करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय संघ में केंद्र व राज्यों के संबंधों का वर्णन कीजिए। यानी जो भारतीय संघ है, यहाँ पर दोस्तों आपको भारतीय संघ में क्या करना है, भारतीय संघ में आपको केंद्र और राज्यों के संबंधों का वर्णन करना है। यानी कि भारतीय संघ में केंद्र और राज्यों के बीच क्या संबंध है, यहाँ पर दोस्तों आपको भारतीय संघ में केंद्र और राज्यों के बीच संबंध स्थापित करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय चुनाव प्रणाली के दोषों की विवेचना कीजिए और उस पर सुधार के सुझाव दीजिए। यानी कि नवा क्वेश्चन कह रहा है कि जो भारतीय चुनाव होता है, भारतीय चुनाव प्रणाली के क्या दोष हैं, यहाँ पर दोस्तों आपको दोषों के बारे में बताना है कि भारतीय चुनाव प्रणाली के क्या दोष हैं और आगे कह रहा है कि उसमें सुधार के सुझाव दीजिए। यानी कि जो भारतीय चुनाव प्रणाली है उसमें कौन कौन से सुधार जरूरी है, उन सुधारों को क्या करना है, उन सुधारों को आपको जवाब देना है, उन सुधारों को आपको सुझाव देना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ 10वां क्वेश्चन, राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस प्रकार होती है, उसकी शक्तियों तथा कार्य प्रकार डालिए। यानी कि 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं, राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस प्रकार होती है। यहाँ पर दोस्तों आपको सबसे पहले बताना है कि जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं उनकी नियुक्ति कैसे होती है और आगे बताना है कि उसकी शक्तियों तथा कार्य प्रकार डालिए। यानी कि जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं उसके पास कौन सी शक्ति होती है और उसके कौन से कार्य होते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको राज्य के मुख्यमंत्री की शक्ति और कार्यों को क्या करना है, प्रकार डालना है। तो दोस्तों टोटल आपके 10 क्वेश्चन हो गए जो कि आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने आपको लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। आप इन दोनों तरह के प्रश्नों को किसी किताब से सीरीज से मिला करके नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, या फिर अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सभी प्रश्नों को उत्तर मैं आपको दे दूंगा। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक